नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चौबेपुर थाना क्षेत्र में आबादी की जमीन को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, घायलों का कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज। इन दिनों भाजपा सांसद मनोज तिवारी सपरिवार वाराणसी में हैं, जहां उन्होंने कई मंदिरों में किया दर्शन पूजन। बीएचयू ने फंड न मिलने पर कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच पर लगाया प्रतिबंध। और बड़ा गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के प्रथम दिन विविध अनुष्ठान सहित संगीत समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। चौबेपुर थाना क्षेत्र में आबादी की जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। चौबेपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर नई पट्टी में आबादी की जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे में एक दर्जन से ऊपर लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में भर्ती कराया गया। घटना के संदर्भ में घायल दिनेश राजभर ने बताया कि हम लोग आबादी की जमीन पर पिछले कई सालों से काबिज हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनवाने के लिए पैसा आया है। हम लोग मकान का निर्माण करवा रहे थे, तभी विपक्षी होमगार्ड छोटेलाल ने कई लोगों के साथ मिलकर हम लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। होमगार्ड छोटेलाल अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोग ग्राम प्रधान से इस बात की जब शिकायत किए तो ग्राम प्रधान भी छोटेलाल का पक्ष लेते हुए हम लोगों को जमीन खाली करने को कहा था, जबकि आबादी की जमीन पर हम लोग लंबे समय से काबिज हैं। पुलिस भी हम लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है। क्या करते हैं सर? मोटा काम करते हैं। तो किस जगह का ये क्या मामला है? सर ये मामला है शंकरपुर नई बस्ती का और थाना पड़ता है चौबेपुर। और उसके बाद हम लोग 9:30 बजे सुबह में घर अपना बना रहे थे, तो उसके बाद इसमें छोटे होमगार्ड और उसके बाद दिलीप राजभर और उसके बाद संजय राजभर ये लोग आकर के तुरंत मारने लगे। और बसंता यहाँ से बसंत राजभर वो बोले कि तुम मार करो, हम लोग जा रहे हैं, हम चौकी पे जा रहे हैं। तो थाने पे गए, जा कर के थाने पर बैठे थे और यहाँ ये लोग को चढ़ा करके गए। ये लोग मारने पीटने आए। ये लोग हैं जो है परिवारक हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि जो हमारी आबादी है आज 40-50 साल से हम रह रहे हैं, तो बोलते हैं कि नहीं ये हमारा चक है और सरकारी आवास आया है, हम सरकारी कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, इस पर कोई फोर्स ना कोई सोर्स। सरकारी पैसे से आप बनवा रहे थे? सरकारी पैसे से साहब, पिताजी हैं, हम लोग मोटा काम। कोई मदद नहीं कर रही है आपकी? पुलिस क्या मदद कर रही है साहब? पुलिस जा रही है, बस देख करके चले आ रही है। ये लोग कुछ पैसे कौड़ी ना जाने कहाँ देते हैं कहाँ नहीं देते हैं, केस दब जाता है, कचहरी से कागज आता है, दब जाता है। दिए आप लोग? पुलिस तो आकर के पूरा वीडियो बना करके ले गई है, देख करके ले गई है, मुआयना भी करके ले गई है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है साहब। भाजपा सांसद मनोज तिवारी इन दिनों सपरिवार वाराणसी आए हुए हैं, जहां उन्होंने कई मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया। भोजपुरी के सुप्रसिद्ध नायक, लोक गायक व दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी इन दिनों काशी की धार्मिक यात्रा पर सपरिवार आए हुए हैं। गीतकार कन्हैया दुबे केडी के साथ मनोज तिवारी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर, गंगा आरती सहित कई धार्मिक कार्यक्रमों में सपत्नीक शामिल होकर पूजन अनुष्ठान किया। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने मनोज तिवारी सहित सभी को चुनरी, अंगवस्त्रम प्रसाद भेंट करके आशीर्वाद दिया। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि काशी के इन्हीं प्रमुख मंदिरों ने मुझे पहचान दिलाई है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। इस मौके पर प्रभुनाथ राय, विकास झा सहित कई लोग उपस्थित रहे। मनोज जी आए हैं तो वाराणसी में आकर इन्होंने क्या दरबार में किस तरह से कहाँ हाजिरी लगाई? देखिए, काशी से उनका पुराना परिचय पुराना रहता है और जब वो अगर पूर्वांचल आते हैं, आसपास उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो वाराणसी में बनारस और बनारस के लोगों को, बनारस के मंदिरों को वो नहीं भूल पाते हैं। इसलिए वो इस तरफ सपरिवार अपने सपत्नीक और प्यारी प्यारी बिटिया के साथ बनारस पहुँचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर और शीतला मैया और साथ ही गंगा जी की आरती देखते हुए वो अभी काशी के अन्य धार्मिक स्थलों पर यात्रा में निकले हुए हैं। बीएचयू ने फंड न मिलने पर कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच पर प्रतिबंध लगा दिया।
एक तरफ कोरोना से जंग और तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच केंद्र में पीएम मोदी की सरकार, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन और कोरोना की जांच पर जोर दिए हुए है। और तो और कोरोना से लड़ाई के नाम पर भारी धनराशि खर्चने का दावा भी किया जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चिराग तले अंधेरा जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि वाराणसी के आईएमएस बीएचयू में लगे कोरोना जांच की 2 आरटीपीसीआर मशीनें सिर्फ बीएचयू अस्पताल में ही भर्ती मरीजों की जांच कर रही हैं और वाराणसी सहित बाकी के 8 जनपदों के मरीजों की जांच को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे वजह पिछले 2 वित्तीय वर्ष के बकाया राशि 55 करोड़ के भुगतान का ना होना बताया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी देते हुए बीएचयू के सरसुंदर लाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता ने बताया कि पिछले 1.5 वर्षों से जब से कोविड शुरू हुआ तो उनके आईएमएस बीएचयू में माइक्रोबायोलॉजी विभाग और वीआरडीएल लैब में आरटीपीसीआर मशीनें लग गई और करीबन हम लोग 10,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहे थे, लेकिन आर्थिक सहयोग कम था। पिछले वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ खर्च हुए, जिसमें से 5 करोड़ रुपए आए, जबकि इस वित्तीय वर्ष 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और पूरा बकाया पेंडिंग पड़ा हुआ है। रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले वेंडर्स का भी भुगतान हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंड्स उपलब्ध ही नहीं है। जैसे ही हमारे पास फंड आएंगे तो हम अपनी प्रक्रिया दोबारा चालू कर पाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि स्टेट पॉलिसी के तहत उनको फंड आना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होने पर लाचार होकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, पिछले विगत 2 वर्षों से 1.5 वर्ष से जब तक हम लोगों का ये कोविड शुरू हुआ, हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने वीडीआरएल लैब में भी सारी आरटीपीसीआर मशीनें लग गई और तकरीबन हम लोग जो है पर डे 10,000 से ज़्यादा जो है टेस्ट कर रहे थे। फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग के पास मीगर थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसमें कि गवर्नमेंट की ओर से 5 करोड़ रुपए आए। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक हम लोग की सूचना के अनुसार 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पेमेंट बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है और वेंडर्स जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया उनका हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि फ़ंड्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास फंड्स आएंगे हम ये अपनी प्रक्रिया दोबारा चालू कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने अपनी व्यवस्था में कुछ रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा दिए हैं कि जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनका तो हम आरटीपीसीआर कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी ज़िलों से जो हमारे पास सैंपल आते हैं उनको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि क्योंकि वहाँ से फंड नहीं आ रहा है। और ये जो भी हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका कि सैंपल्स हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में आते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो स्टेट पॉलिसी के तहत हम लोगों को फ़ंड करना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास फंड्स नहीं आए तो हम लोगों को लाचार होकर के ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ गए। सर, तो अभी 2 लैब में से कौन सा फंक्शनल है और कौन सा बंद है? देखिए, दोनों ही लैब में रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी चल रही है, एमआरयू में भी और वीडीआरएल में। बड़ा गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के प्रथम दिन विविध अनुष्ठान सहित संगीत समारोह आयोजित हुआ। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के पहले दिन भगवान गणेश का अद्भुत श्रृंगार किया गया, जिसमें प्रभु की गेंदा, बेला, जूही, चमेली और दूर्वा से अलौकिक झांकी सजाई गई। साथ ही प्रभु को प्रिय मोदक सहित विभिन्न व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। सायंकाल गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में गायन, वादन, नृत्य से कलाकारों ने बड़ा गणेश के दरबार में हाजिरी लगाई। बनारस घराने के प्रसिद्ध कथक कलाकार पंडित रवि मिश्रा, डॉक्टर ममता टंडन, गौरव, सौरभ, मांडवी सिंह, शांभवी सभी ने एक साथ गणेश स्तुति व राधा कृष्ण पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। सभी कलाकारों को अंगवस्त्रम, माल्यार्पण और प्रसाद प्रदान करके महंत जी ने आशीर्वाद दिया। चौक थाना अंतर्गत दाल मंडी में मकान कब्जा को लेकर एक भाई द्वारा अपने ही 2 भाइयों को प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। चौक थाना अंतर्गत दाल मंडी में मकान कब्जा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। हसन अब्बास जैदी व जफर अब्बास जैदी ने बताया कि दाल मंडी स्थित जैदी मार्केट के 3 मालिक हैं, हसन अब्बास जैदी, जफर अब्बास जैदी व अली अब्बास जैदी। लेकिन अली अब्बास जैदी द्वारा हम दोनों भाइयों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हमें बराबर धमकी देकर घर से बाहर कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी तरीके से वक्फ कराकर नगर निगम के अधिकारियों को मिलाकर मकान नंबर अलग करा लिया गया है, जो अवैध है। इसका प्रमाण भी पीड़ित लखनऊ उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फर्जी साबित कर दिया है।
उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अब हम चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। क्या मामला है पूरा जाफर जी? देखिए सर, मामला ये है कि मेरी एक संपत्ति मेरे पिताजी के वक्त की थी। मेरे पिताजी मर गए, 1986 में वो स्वर्गवास कर गए। उसके बाद से 1995 में ये में 2011 में इस मकान को मेरे छोटे वाले भाई ने वक्फ संपत्ति घोषित करवा दिया। वक्फ घोषित करवाने के लिए उसने नगर निगम के अधिकारियों से मिल करके कुटनीतिक रचना रच के उस मकान का मकान नंबर अलग करा दिया, जबकि नगर निगम को उस मकान को वक्फ करने का अधिकार ही नहीं है। 1995 एक्ट के तहत सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मकान नंबर अलग कराने का अधिकार है, और उसके बाद से हमारे मकान के सारे किराया, सारे संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। सारा किराया उतार के 2011 से लेके अभी तक वो खा रहा है। तो आपने किसी अधिकारी को? मैंने जब किसी अधिकारी से मिलने के लिए और उनसे बात करने की कोशिश की तो सारे अधिकारियों ने बार बार मुझसे यही कहा कि मकान नंबर अलग हो गया, वक्फ हो गया है, आप जाइए वक्फ बोर्ड से वहाँ से लाइए, आप जाइए वक्फ बोर्ड से वहाँ से लाइए। अभी मैं पिछले दिनों एक हफ्ता पहले मैं वक्फ बोर्ड गया, वक्फ बोर्ड से निकाल के मैंने एप्लीकेशन दिया आरटीआई के हवाले से, तो आरटीआई का जवाब मुझे मिला कि 1995 के वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ये कोई भी दूसरी संस्था को वक्फ करने का अधिकार नहीं है। वक्फ करने का अधिकार सिर्फ वक्फ बोर्ड को है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी खुद बड़ा आश्चर्यचकित थे कि हम लोगों के रहते हुए दूसरा जो है संस्था वो कैसे वक्फ कर रही है मकान को। और फिर उसके बाद मैंने आरटीआई के हवाले से रिपोर्ट में उन्होंने मुझे दिया कि अभी तक 2010 से लेकर आज तक ये संपत्ति मकान मेरा सी के 43/172 वक्फ नहीं है और ना हो सकता है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जिन अधिकारियों से मिली भगत से और कहते हैं ये मकान नंबर को अलग कराया है, उन अधिकारियों की पुलिस जाँच कराए, उन अधिकारियों को उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। उनकी मिली भगत से जो किया गया है उस मकान नंबर को फिर से दोबारा पुनः एक किया जाए। जो सी के 43/172 है वो 172 किया जाए, 172A1 किया गया है उसको निरस्त किया जाए। मंडवाडी थाने की पुलिस ने हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मंडवाडी थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसीपी रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि विगत 22-23 अप्रैल को जुआ खेलने को लेकर रिंकू शाह व कुलदीप प्रसाद के बीच गाली गलौज हुई थी, जिसके बाद कुलदीप प्रसाद रिंकू शाह के घर गया और वहां दोबारा विवाद हुआ, जिसमें कुलदीप ने रिंकू पर डंडे व चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या में लिप्त अभियुक्त कुलदीप प्रसाद को पुलिस टीम ने मंडवाडी बौलिया से गिरफ्तार कर लिया है। 22-23 अप्रैल की रात में एक मर्डर हुआ था रिंकू शाह नाम के व्यक्ति की, मंडवाडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसकी विवेचना में पता चला कि घटना की रात शाम को 22 की शाम को जुआ खेलने को लेकर के अभियुक्तगण और मृतक सब लोगों के बीच एक गाली गलौज हुआ था। गाली गलौज के दौरान अभियुक्त को कुछ ज़्यादा उसको लगा कि हर्ट हुआ होगा और रात में शाम को शराब पिया, वहाँ से आया, फिर उसके बाद अपने घर गया। घर के बाद रात में मृतक के घर जा करके उसी गाली गलौज को लेकर के बासी वैसा कर लिया, फिर उसी में डंडा पड़ा हुआ था उसको मार दिया और दोनों में आपस में झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के दौरान उसने चाकू भी उठाया और मृतक को मार करके उसकी हत्या कर दी और वहाँ से बंद करके चला आया। फिर अपने घर ना जा करके एक दूसरे मृतक के घर गया, वहाँ पर अपनी टी शर्ट जिसमें ब्लड लगा हुआ था उसको छिपा दिया और वहीं पर रात में सो गया। दूसरे दिन जब इसकी विवेचना की गई तो ये सब पता चला, लेकिन इसके पुष्टि करने के लिए हम लोगों ने परीक्षण वगैरह करवाया। उसके बाद आज निष्कर्ष पर पहुँचे कि इसके द्वारा ही हत्या की गई थी। ये कहा तो मुलाने वाला। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वाराणसी आए। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और यूपी चुनाव को लेकर कहा, हर पंचायत हर बूथ पर हम तैयारी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भविष्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और चुनाव लड़ें। आने वाले दिनों में मेरे कई कार्यक्रम हैं। वहीं राहुल गांधी के वैष्णो देवी यात्रा पर उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मेरे लिए उनकी अपनी पार्टी का इंटरनल मैटर है।
तरीके से जब उनको जिनकी ज़रूरत होती है साथ में रखते हैं, जब उनको नहीं होती है तो ये खैर उनकी कार्यशैली रही है। बट हाँ, किनको उनको अपनी पार्टी के साथ रखना है नहीं रखना है, ये पूरी तरीके से मायावती जी का अपना इंटरनल पार्टी का मैटर है। राहुल गांधी फिर मंदिर दर्शन करना शुरू करते हैं वैष्णो देवी यात्रा करके। हाँ, ये चुनाव के ठीक आसपास ये मंदिर दर्शन होते हैं। बट बहरहाल ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, जिसमें उनकी आस्था हो, जाएं वहाँ पे दर्शन करें, आशीर्वाद लें, अच्छी बात है। जिस तरह से तेजस्वी से मुलाकात हुई है, क्या कले लगाई जा सकती हैं? देखिए, फिलहाल ये तमाम मुलाकातें तेजस्वी से हो या लालू जी से, कल शाम को मेरी मुलाकात हुई। तमाम इन नेताओं से मुलाकात करने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी, उनकी बरखी समारोह है 12 तारीख को, 12 सितंबर को। और उसमें मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे नेता के समकक्ष रहे हों, उनके साथ उन्होंने काम किया हो, वो सब उनको श्रद्धांजलि देने उनके बरखी के कार्यक्रम में जरूर। दिल्ली में मूर्ति लगी है, उसके लिए लगा रहे, उसके लिए क्या अपील करेंगे सरकार? जी, दिल्ली में जो मूर्ति लगी है, देखिए वो मूर्ति मेरे नेता की मूर्ति है। मैं जिस भी आवास में रहूँगा उस आवास में वो मूर्ति लगेगी। पर इसके मायने कतई ये नहीं निकाले जाने चाहिए कि भैया मैं किसी बंगले पे कब्जा करने के लिए मैंने उस मूर्ति को मैंने लगाया है। जैसा मैंने कहा, मेरे नेता की मूर्ति है। जिस भी आवास में हम लोग रहेंगे साथ में मूर्ति रहेगी। और सिर्फ आवास में ही नहीं, बल्कि देश के हर एक जिले में आने वाले समय में आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति। यूपी इलेक्शन में उपस्थिति में अपनी उपस्थिति किस तरह से रहेगी आप लोगों की? देखिए, धीरे धीरे जिस तरीके से संगठन लोक जनशक्ति पार्टी का उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हर एक पंचायत, हर एक बूथ तक हम लोग संगठन की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भी आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम, हमारे पार्टी के केंद्रीय नेताओं के कई कार्यक्रम लगेंगे। यकीनन हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े। उसका स्वरूप क्या होगा और रणनीति क्या होगी, पूरी तरीके से राज्य इकाई पर, प्रदेश अध्यक्ष जी पर और उनकी कमेटी पर छोड़ा गया है। पर हाँ, हम लोग चाहेंगे जरूर कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पर प्रदेश के जनसा थाना अंतर्गत एक युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। जनसा थाना क्षेत्र के नैपुरा में बंद पड़ी डेयरी पर मनोज यादव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर एसपी ग्रामीण अमित वर्मा, स्थानीय थाना क्राइम ब्रांच की टीम, क्षेत्राधिकारी चारू द्विवेदी के साथ पहुंचे। एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने बताया कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, उससे ये लगता है कि किसी परिचित द्वारा ही हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि गोली मारी गई है, लेकिन युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। देखिए, जनसा में नैपुरा गांव है। यहाँ अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले सूचना मिली थी कि एक जो गांव से बाहर एक मकान टाइप है, जिसमें 4-5 वर्ष पूर्व जो है एक गौशाला भी चलती थी। वहाँ के जो मालिक हैं, उन्होंने सूचना दी कि उनके यहाँ एक लड़का रहता था, विकास यादव नाम का लड़का, 4-5 साल से इन लोगों के साथ रहता था। उसकी जो है किसी ने हत्या कर दी है। तो हम लोग यहाँ मौके पे आए हैं, तो इनिशियली जो एफएसएल की टीम भी आ गई। एफएसएल की टीम के द्वारा भी ये अभी उसकी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन उन्होंने अभी बताया कि ये एक इसके जो शुरू में लग रहा था कि जो ये फायरआर्म इंजरी है, लेकिन अब देखने में लग रहा है कि ये कोई इंसिजन वुंड है, मतलब कोई धारदार चीज़ से जो है लगभग 3 इंच लंबा इसकी कनपट्टी पे निशान है। किसी नॉन आदमी नहीं, क्योंकि जिस पोजीशन में बैठा हुआ है वो इस तरह से लग रहा है कि कोई नॉन ही आदमी है जो इसके कॉन्फिडेंस का है, पीछे से आके इसने वार किया, जिससे इसकी मृत्यु संभवतः हो गई है ज़्यादा ब्लड बहने से। साथ ही साथ अभी इसकी तलाशी लेने से तो इसकी जेब से एक 315 का कार्टिज भी जो है अभी बरामद हुआ है। तो अभी ये एंगल ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये भी बदमाशों के साथ उठता बैठता हो। अभी इसकी अभी जानकारी ली जा रही है कि कहीं ये भी कहीं बदमाशों के साथ संलिप्त नहीं है, क्योंकि लाइव कार्टेज में मिलना भी एक अपने आप में एक चीज़ है। तो अभी सभी एंगलों से हम लोग जांच कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया अब जो है फायर वुंड नहीं लग रहा है, ये कोई आपसी रंजिश का ही मामला लग रहा है। रमना गांव में बाढ़ के चलते काफी मात्रा में सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र स्थित रमना गांव में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है, जिसके कारण हजारों एकड़ की विभिन्न प्रकार की सब्जियों की फसल तबाह हो गई है। रमना से निकलने वाली सब्जी बनारस ही नहीं, उनसे सटे कई जिलों में भेजी जाती है। किसानों की बात करें तो उनका कहना है कि तटबंध नहीं बनने के कारण फसल नष्ट हो गई है। अगर 2022 विधानसभा चुनाव के पहले तटबंध नहीं बनाया जाता है तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। किसानों ने कहा कि तटबंध नहीं तो वोट नहीं।
रमना में बाढ़ आया था, बाढ़ से कितनी नुकसान आप लोग का हुआ है? बाढ़ का जो नुकसान हुआ है कोई इसका आकलन नहीं है भैया। बाढ़ तो कम से कम यहाँ हज़ारों बीघा में खेती होता है। खेती के सिवा यहाँ कम से कम 200-300 किसान ऐसे हैं जिनके पास एक बिस्सा भी, एक धूर भी ज़मीन नहीं है। वो बड़े बड़े किसानों से अपना ज़मीन 20,000 से 25,000 बीघे में लेते हैं और उनका कम से कम लागत तो 20,000 में कम से कम 25-30,000 से 40,000 तक लागत आता है एक बीघा में। लागत के साथ साथ 20,000 ऐसे भी गया, किसान जो खेती लेते हैं मालिकों का उनको भी 20,000 देना पड़ता है, 40,000 ऐसे कम से कम 50-60,000 बीघे के हिसाब से नुकसान हुआ है। तो इसमें सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ 13 में बाढ़ आया था, 16 में बाढ़ आया था और उसके बाद 19 में बाढ़ आया, फिर 21 में आ गया, तो सरकार की यही रवैया रहती है कि जब बाढ़ आता है तो उससे कुछ दिनों तक खाली तटबंध के नापने के लिए लेखा जोखा करते हैं। उसके बाद जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो अपना बोरिया बिस्तर सब बंद करके रख देते हैं, फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। सरकार कहती है कि मतलब किसानों का आय दुगना करने के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? किसानों का आय दुगना के लिए करते हैं, सब फर्जी है, सिर्फ धोखा है। इसलिए कि जब किसानों का यहाँ नुकसान होता है तो किसानों के बारे में मुआवजा के नाम पे जहाँ 20,000 लगता है वहाँ मात्र 2,000 रुपये महीना, 2,000 तिमाही मिल रहा है, 6,000 सालाना मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा? किसानों को तो एक बोरा खाद का भी, 2 बोरा खाद का भी पैसा नहीं मिलता है। तो इसमें किसानों का आय दुगना हो कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ एक सरकारों का छलावा है कि आय दुगना करेंगे। अभी बाढ़ में मंत्री और विधायक लोग आए थे रमना में, तो बोल रहे थे कि हम किसानों को बहुत सहयोग दिए हैं, खाने पीने का हर चीज़ का सुविधा देकर हैं, तो क्या उससे आप लोग को क्या कितने लाभ मिले हैं? कुछ भी लाभ नहीं मिला भैया। अब जैसे यहाँ खाना 4 लोग हैं, 1 लोग का खाना मिल जा रहा है, बेचारे गैया चट रखे हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा है, पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, खाली आते हैं अपना देख के सर्वेक्षण करके चले जाते हैं, नैया से घूम के 2-4 पैकेट लंच ला के बांट देते हैं और कुछ भी नहीं। नगर निगम मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नगर निगम कर्मचारी संघ कार्यालय के प्रांगण में पूर्वांचल मूवमेंट के अध्यक्ष राजेश आजाद की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अशोक पांडे को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रपति पदक प्राप्त तिलक राज कपूर का भी माल्यार्पण कर व उन्हें अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी तरफ मीडिया कर्मियों का भी माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि नगर निगम सफाई कर्मियों की 9 सूत्री मांगों को लेकर सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, जिससे कि सफाई कर्मी संगठित हो सकें। इस मौके पर चिन्मय चटर्जी, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सोमनाथ प्रजापति, ऋतु साहनी सहित कई लोग उपस्थित रहे। राजेश जी, किस तरह का आज ये कार्यक्रम चल रहा है? पूर्वांचल मूवमेंट द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज वाराणसी नगर निगम सिगरा मुख्यालय स्थित काशी नगर निगम कर्मचारी संघ कार्यालय के सभागार में नगर निगम सफाई कर्मी और नगर विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं इस समय हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रदेश प्रवक्ता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तेज तर्रार छात्र नेता रहे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? अशोक पांडे जी। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि वाराणसी नगर निगम सहित पूर्वांचल के अन्य ऐसे विभागों में जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे दस्तूरी वसूली न की जाए। जो एक घूस होता है हर महीने का, गुंडा टैक्स के रूप में वसूला जाता है, वो रोक लगे। और साथ में हमारा ये कहना है कि सफाई कर्मचारी को और वाराणसी नगर निगम में काम करने वाले अन्य सामर्थ्य के कर्मचारियों को शासनादेश और मानवीय मूल्यों की धरातल के उन्हें उनके अधिकारों को मुहैया कराया जाए। काशी में प्रभु गणेश के एक भक्त ऐसे भी हैं जो आंख बंद करके कैनवास पर भगवान गणेश की अद्भुत आकृति उकेर देते हैं। गणेश चतुर्थी की धूम यूं तो पूरे देश में है, पर धर्मनगरी काशी में भगवान गणेश का एक अनोखा भक्त है जो आंख पर पट्टी बांधे भगवान गणेश का चित्र कैनवास पर उतार लेता है। अब तक भगवान गणेश का ये भक्त 5 लाख से भी अधिक चित्र बना चुका है और लगभग 500 ऐसे चित्र हैं जो बिना देखे कैनवास पर उतार चुके हैं। खास बात यह है कि हर बार भगवान गणेश का चित्र अलग ही मुद्रा में नजर आता है। कहा जाता है कि अगर ईश्वर का आशीष हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।
ऐसा ही कुछ धर्मनगरी काशी में चरितार्थ होता हुआ नजर आता है। दरअसल भगवान गणेश के भक्तों के रूप में जाने जाने वाले विजय मूर्तिकार, जो पिछले 25 सालों से भी अधिक समय से भगवान गणेश की चित्रकारी करते आ रहे हैं और अब तक 5 लाख से ज़्यादा भगवान गणेश का चित्र बना चुके हैं और 151 घंटे लगातार भगवान गणेश के चित्र बनाने का कीर्तिमान भी इनके पास है। इसके लिए उन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिल चुकी है। पर खास बात यह है कि ये बिना देखे आंख पर पट्टी बांधे भी भगवान गणेश के चित्र को कैनवास पर उतार लेते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चौबेपुर थाना क्षेत्र में आबादी की जमीन को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। घायलों का कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज। इन दिनों भाजपा सांसद मनोज तिवारी सपरिवार वाराणसी में हैं, जहां उन्होंने कई मंदिरों में किया दर्शन पूजन। बीएचयू ने फंड न मिलने पर कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच पर लगाया प्रतिबंध। और बड़ा गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के प्रथम दिन विविध अनुष्ठान सहित संगीत समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।